हेलो गाइस, वेलकम टू डॉक्टर डेंटल स्माइल चेंजेस द मूड। सो गाइस, ऑलरेडी मेरा जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है और एक ही महीने में होने वाला है। सो बेसिकली मैं रिसेंटली जैसे कि आप लोगों को बता चुका हूँ कि मैं रिसेंटली बीडीएस टू एमडीएस का जो फाउंडर है उनके साथ मिला था। सो वो मेरे को एक कंटेंट के लिए एक अच्छा सा टिप्स दिए थे कि तुम जिस दिन जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हो उसके रिलेटेड तुम कुछ भी वीडियोस बना सकते हो, वो थोड़ा अच्छा रहेगा। सो मैं भी सोच रहा हूँ कि मेरा भी जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है वो ऑलमोस्ट एक ही महीना और बाकी है। सो उस हिसाब से मैं ये सोच रहा हूँ कि जिस दिन जो भी टॉपिक्स मैं पढ़ने वाला हूँगा उसमें से कुछ कुछ टॉपिक्स को मैं सोच रहा हूँ कि उसको एक वीडियो बना के डेली बेसिस में छोड़ने के लिए कोशिश करूँगा। कितना हो पाएगा मेरे को पता नहीं, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं ईच एंड एवरी टाइम जो जो दिन में जो जो टॉपिक्स ख़त्म करूँगा उसको मैं हर रोज़ अपलोड करने के लिए। सो गाइज, आज हम इस वीडियो में पैथोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। So guys, watch this video till last and don't forget to like, share and subscribe the channel and also click on the bell icon to get the notifications fast. सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस में पढ़ता हूँ। सो अगर आप लोगों में से भी लाइक आपके कोई रिलेटिव हो गया या फिर भैया वगैरह कोई भी अगर नीट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अगर उनको बीडीएस पढ़ना है, देन डेफिनेटली आप हमारा कॉलेज कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस को प्रीफर कर सकते हैं। एंड उसका जो डायरेक्टर सर का नंबर है, मैं डायरेक्टली आपको नीचे स्क्रॉल हो रहा होगा, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप वो सारे डिटेल्स कॉलेज का भी अवेलेबल है, वहाँ पे जाके सारे कॉलेज के जितने सारे डिटेल्स है वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट है, देन डेफिनेटली आप मेरे को मेरा यूट्यूब चैनल के थ्रू भी आप दे सकते हैं कि हमारा कॉलेज का क्या क्या कैसे कैसे सब रहता है, कैसे पढ़ाया जाता है, सारे डिटेल्स में मेरा चैनल में भी वीडियोज़ अपलोड है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सो अगर आप BDS फर्स्ट ईयर में अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह हो गए या फिर जूनियर्स वगैरह पढ़ रहे हैं, देन मेरा जो हैंड रिटन नोट है टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी अपलोड है, BDS डॉक्टर डेंटल स्माइल चेंजेस द मूड फर्स्ट ईयर करके, उसमें सारे नोट्स है। सिमिलरली सेकेंड ईयर के लिए BDS डॉक्टर डेंटल स्माइल चेंजेस द मूड फॉर सेकेंड ईयर के लिए है, एंड BDS डॉक्टर डेंटल स्माइल चेंजेस द मूड थर्ड ईयर के लिए भी बाय डॉक्टर स्नेहा आर्या मैम के लिए भी ने वो ग्रुप के थ्रू हम बनाए हैं। सो वो भी अभी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप ऑलरेडी थंबनेल देख चुके होंगे मेरे पीछे से कि आज हम इस वीडियो में पैथोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे पीछे भी क्वेश्चंस देख रहे हैं, आज हम कवर करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का डेफिनेशन। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में क्या क्या सारे लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपका हो गया हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। और टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, अगर टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखेंगे सो वो बेसिकली ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। सो टाइप 1 एंड टाइप 4 के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, बट आज के वीडियो में हम सिर्फ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में ही फोकस करने वाले हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं, हम नियोप्लासिया के बारे में भी देखेंगे। नियोप्लासिया में डेफिनेशन देखेंगे और बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर का डिफरेंस बिटवीन भी हम देखने वाले हैं। एंड साइड बाय साइड आज हम मेटास्टासिस का जो रूट होता है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। सो ये दोनों था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था वो ये था कि डिफाइन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, क्लासिफाई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एंड एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। सो अगर हम डेफिनेशन देखेंगे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का, देन वो एक एग्जाजरेटेड या फिर इनअप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स है जिसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर एक एडवर्स इफेक्ट जनरेट होता है। सो ये हुआ है हमारा डेफिनेशन हो गया हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का। अगर हम टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखेंगे, देन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। सो जो टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 है वो तीनों हमारा इमीडिएट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। और अगर हम टाइप 4 का बात करेंगे, देन ये हमारा डिले टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बोला जाता है। सो अगर हम इमीडिएट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, देन ये बेसिकली कुछ मिनट से लेके कुछ सेकेंड्स के अंदर होता है एंड इसमें हमारा बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। और अगर हम टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन यानी कि सेल मेडिएटेड या फिर डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, देन उसमें हमारा बेसिकली 24 आवर्स टू 72 आवर्स के अंदर ही रिएक्शन होता है। और यहाँ पे हमारा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पे बेसिकली हमारा सेल मेडिएटेड होता है यानी कि टी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं।
सो अगर हम टाइप 1 का बात करेंगे, टाइप 1 को हम एनाफाइलैक्सिस और एटोपी फॉर्म में ये अवेलेबल रहता है। और अगर हम टाइप 2 का बात करेंगे देन ये साइटोटॉक्सिक फॉर्म में रहता है। और टाइप 3 जो है ये हमारा इम्यून रेस्पॉन्स कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में रहता है। अगर हम एनाफाइलैक्सिस का एग्जाम्पल देखेंगे देन इसमें हमारा आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द एंटीसेरा, या फिर हमारा अगर एटोपी का देखेंगे देन फूड एलर्जी हो गया या फिर डस्ट एलर्जी हो गया। और अगर हम देखेंगे साइटोटॉक्सिक का देन उसमें हमारा मैस्थेनियस ग्रेविस हो गया या फिर ग्रेव्स डिजीज हो गया या फिर आईटीपी यानी कि इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा, ये सब आ जाता है। और अगर हम इम्यून रेस्पॉन्स कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे यानी कि क्लास 3 टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के बारे में बात करेंगे देन इसमें हमारा एसएलई और फिर हमारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस आ जाता है। सो अगर हम डिटेल में देखेंगे टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को, देन टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है वो हमारा दो फॉर्म में अवेलेबल रहता है। एक हो गया हमारा एनाफाइलैक्सिस और एक हो गया एटोपी। अगर हम एनाफाइलैक्सिस का बात करेंगे देन एनाफाइलैक्सिस जो है उसमें क्या होता है कि एक एक्यूट है, फाटल है और ये सिस्टम को अफेक्ट करता है। और अगर हम देखेंगे हमारा एटोपी को देन ये लोकलाइज्ड है, नॉन फाटल है और ये रिकरेंट है। सो एनाफाइलैक्सिस का अगर मैकेनिज्म को हम देखेंगे देन उसमें क्या होता है, बेसिकली दो चीज रहते हैं। एक हो गया हमारा सेंसिटाइज्ड इंडिविजुअल और एक हो गया सॉकिंग डोज ऑफ एंटीजन। सो जो सॉकिंग डोज ऑफ एंटीजन है ये कौन से रूट के थ्रू जाएगा, ये हमारा पैरेंटरल रूट के थ्रू जा सकता है या फिर ये हमारा आपका इनहेलेशन के वजह से हो सकता है या फिर इंजेक्शन के वजह से हो सकता है। लेकिन अगर हम मोस्ट कॉमन रूट देखेंगे तो ये हमारा पार एंटरल रूट हो गया। पार एंटरल रूट यानी कि एंटेरल को छोड़ के यानी कि जीआई ट्रैक्ट को छोड़ के बाकी जितना रूट हो गया उसको हम पार एंटरल रूट बोलते हैं। और उसके बाद अगर हम देखेंगे जो सॉकिंग डोज ऑफ एंटीजन और सेंसिटाइज्ड इंडिविजुअल के बीच में जो गैप रहता है वो होता है 2 to 3 वीक्स। इसी 2 to 3 वीक्स के अंदर साइटोट्रोफिक आईजीई एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है यानी फॉर्मेशन हो जाता है। सो ये क्या करता है, जो आईजीई एंटीबॉडी हो गया वो जाके मस्ट सेल के ऊपर जो रिसेप्टर होता है उसके साथ बाइंड हो जाता है और जिसके वजह से अभी जो एंटी सॉकिंग डोज ऑफ एंटीजन जब इंट्रोड्यूस होता है वो जाके अभी और वो रिसेप्टर सेल के साथ बाइंड नहीं कर पाता है एंड ये जाके किसके साथ बाइंड करेगा, आईजीई एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेगा। सो यहाँ पे एंटीजन जाके रैपिडली एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर रहा है जिसके वजह से फ्रीक्वेंटली एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा। जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा वहां पे केमिकल मेडिएटर्स रिलीज होंगे और जब केमिकल मेडिएटर्स रिलीज होंगे हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ आपका एनाफाइलैक्सिस दिखाई देने वाला है। यहाँ पे एक टर्म आता है केमिकल मेडिएटर। सो बेसिकली दो तरह का केमिकल मेडिएटर्स होते हैं, एक हो गया आपका प्राइमरी केमिकल मेडिएटर और एक हो गया सेकेंडरी केमिकल मेडिएटर। सो अगर प्राइमरी केमिकल मेडिएटर्स के बारे में बात करेंगे देन प्राइमरी केमिकल मेडिएटर्स में हमारा आ जाता है सेरोटोनिन, हिस्टामिन एंड ईसीएफए दैट इज इओसिनोफिल केमोटैक्टिक फैक्टर एनाफाइलैक्सिस। सिमिलरली अगर सेकेंडरी केमिकल मेडिएटर्स के बारे में बात करेंगे देन उसमें हमारा आ जाता है आपका एसआरएसए दैट इज स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस एनाफाइलैक्सिस, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड थ्रोम्बोक्सिन भी आता है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर भी आ जाता है। सो उसके बाद अगर हम टाइप्स ऑफ एनाफाइलैक्सिस देखेंगे देन एक होता है हमारा एनाफाइलैक्सिस इन विट्रो और एक हो जाता है हमारा क्यूटेनियस एनाफाइलैक्सिस। उसके बाद हमारा आता है एटोपी। सो एटोपी बेसिकली हे फीवर और अस्थमा एक एग्जांपल होता है। ये बेसिकली इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हे फीवर एंड अस्थमा। इसमें जो हमारा एंटीजन यूज होता है वो बेसिकली पोलन डस्ट हो गया या फिर हाउस डस्ट हो गया या फिर फूड्स में जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा एग हो गया, मीट हो गया, मिल्क हो गया, फिश हो गया, प्रॉन हो गया, ये सब आ जाता है। एंड हमारा ड्रग्स में एंटीबायोटिक जैसे कि पेनिसिलिन ये सब आते हैं। सो यहाँ पे हम एंटीजेंस को एटोपिन्स बोलते हैं। अगर हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे देन इसमें भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम रहता है एज विथ अगर हम एनाफाइलैक्सिस के साथ कंपेयर करेंगे। बट एक चीज यहाँ पे रहता है कि वहाँ पे सॉकिंग डोज ऑफ एंटीजन था, यहाँ पे एटोपिन्स यानी कि फूड डस्ट हो गया, हाउस डस्ट हो गया, हमारा पोलन डस्ट हो गया या फिर ड्रग्स जैसे कि पेनिसिलिन हो गया, ये सब हमारा एंटीजन जैसा काम करते हैं। सो ये जाके किसके साथ बाइंड करेंगे, आईजीई के साथ बाइंड करेंगे जिसके वजह से एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा। जब एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा तब हमारा केमिकल मेडिएटर्स रिलीज होंगे एंड केमिकल मेडिएटर्स रिलीज होने के कारण हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ एटोपी दिखाई देने वाला है। अगर हम इसका फीचर्स के बारे में बात करेंगे देन बेसिकली जो हमारा एटोपी का हो गया ये बेसिकली फैमिली के अंदर ही ज़्यादातर होता है एंड इसमें बहुत सारा अनयूजुअल
एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये बेसिकली उसी साइट में उसी ऑर्गन को डैमेज करेगा जिस साइट के थ्रू वो एंटर करता है, कि जैसे कि अगर हम इनहेल करें नोज के थ्रू, देन यहाँ पे ब्रोंकियल अस्थमा हो सकता है, लॉन्ग्स को अफेक्ट करेगा। फूड अगर जैसे कि फिश हो गया, मीट हो गया, मशरूम हो गया, इसके वजह से हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर हो सकता है और कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है। अगर हम एग्जाम्पल में देखेंगे फूड एलर्जी को, फूड एलर्जी में आ जाता है आपका फिश आ जाता है, मीट आ जाता है, मिल्क आ जाता है, एग आ जाता है। उसके बाद हमारा ड्रग्स का बात करेंगे, देन पेनिसिलिन आता है, और डस्ट में हमारा फूड हाउस डस्ट हो गया या फिर पोलन डस्ट हो गया। गाइस, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जो हमारा आता है वो ये है कि डिफाइन नियोप्लासिया एंड राइट द डिफरेंस बिटवीन बेनाइन ट्यूमर एंड malignant tumor and explain the route of metastasis or the pathways of metastasis। अगर हम नियोप्लासिया के बारे में बात करेंगे, बेसिकली नियोप्लासिया दो वर्ड से डिराइव हुआ है, एक है हमारा नियो और एक है हमारा प्लासिया। नियो का मतलब होता है न्यू और प्लासिया का मीनिंग होता है abnormal ग्रोथ। अगर हम नियोप्लासिया देखेंगे, बेसिकली इट इज अबनॉर्मल ग्रोथ या अनकंट्रोल्ड ग्रोथ विच इज नॉट अंडर द फिजियोलॉजिकल एक्शन, यानी कि हमारा फिजियोलॉजिकल एक्शन या फिर फिजियोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर वो ग्रोथ नहीं है। फिर नियोप्लाज्म क्या होता है? ये बेसिकली एक मास है, मास ऑफ टिश्यू विच इज फॉर्म्ड बाय द अबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, जिसमें क्या होता है कि ग्रोथ का स्टॉपेज होने के बाद भी उसका कंटिन्यूटी रहता है। दैट इज कॉल्ड नियोप्लाज्म। ये था डेफिनेशन के बारे में। बेसिकली हमारा जो नियोप्लाज्म है, नियोप्लासिया ही, ये दो वर्ड से डिराइव हुआ है, एक हो गया नियो और एक हो गया प्लासिया। नियो मीन्स न्यू, प्लासिया मीन्स ग्रोथ। बेसिकली इट इज अ न्यू ग्रोथ। इट इज द न्यू abnormal uncontrolled growth which is not under the physiological action। इसमें बेसिकली होता क्या है, नियोप्लाज्म करके एक टर्म है जिसमें होता क्या है कि ये एक मास ऑफ टिश्यू है विच इज फॉर्म्ड बाय दिस अनकंट्रोल्ड एंड abnormal growth after the cessation of this growth that is causing it। this is known as neoplasm। उसके बाद हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर का डिफरेंस को बेसिकली 3 डिफरेंट पार्ट्स में हम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। एक हो गया माइक्रोस्कोपी के अंदर आ जाता है, एक होता है हमारा ग्रॉस और क्लिनिकल फीचर्स में, और एक आ जाता है हमारा लाइक फंक्शंस के अंदर। अगर हम ग्रॉस एंड हमारा क्लिनिकल फीचर्स के अंदर देखेंगे, बेसिकली अगर नियोप्लासिया का बाउंड्री हम देखेंगे या फिर बेनाइन ट्यूमर का बाउंड्री अगर हम देखेंगे और हम मैलिग्नेंट ट्यूमर का बाउंड्री देखेंगे, देन बेनाइन ट्यूमर जो होता है वो वेल सर्कमस्क्राइब्ड होता है एंड ये हमारा एनकैप्सुलेटेड होता है। अगर हम इसी जगह पे मैलिग्नेंट ट्यूमर का बात करेंगे, देन ये पुअर सर्कमस्क्राइब्ड है एंड ये एनकैप्सुलेटेड नहीं होता है। उसके बाद अगर हम साइज का बात करेंगे, देन बेनाइन ट्यूमर जो होता है उसका साइज बहुत छोटा होता है। अगर हम मैलिग्नेंट ट्यूमर देखेंगे, देन उसका जो साइज है ये बड़ा होता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे लाइक सराउंडिंग टिश्यूज के बारे में, देन सराउंडिंग टिश्यू बेनाइन ट्यूमर में कंप्रेस्ड होता है, बट अगर हम मैलिग्नेंट ट्यूमर का बात करेंगे, देन उसमें ये हमारा लाइक इन्वेजिव होता है। और अगर हम सेकेंडरी चेंजेस के बारे में बात करेंगे, देन सेकेंडरी चेंजेस बेसिकली बहुत लेस रहता है हमारा बेनाइन ट्यूमर के केस में। अगर हम मैलिग्नेंट ट्यूमर का बात करेंगे, देन उसमें थोड़ा ज़्यादा रहता है। और माइक्रोस्कोपी का अगर बात करेंगे, देन माइक्रोस्कोपी में जो पहला बात आता है वो है बेसल पोलैरिटी। वो बेनाइन ट्यूमर में बेसिकली रिटेंड है, बट अगर हम मैलिग्नेंट ट्यूमर का बात करेंगे, इट इज़ नॉट रिटेंड। सिमिलरली अगर प्लियोमॉर्फिज्म यानी कि वेरियस मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे, देन बेनाइन ट्यूमर में वेरियस मॉर्फोलॉजी या प्लियोमॉर्फिज्म एब्सेंट है, बट अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में बात करेंगे, देन इसमें प्रेजेंट होता है। और हाइपरक्रोमेटिज्म अगर देखेंगे, देन बेनाइन ट्यूमर में अगेन ये एब्सेंट होता है, और अगर हम मैलिग्नेंट ट्यूमर का बात करेंगे, देन इसमें हमारा ये प्रेजेंट होता है। और साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस का रेशियो अगर हम देखेंगे, देन साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस का जो रेशियो है ये बेनाइन ट्यूमर में हमारा कम रहेगा या फिर नॉर्मल रहेगा। और अगर हम बात करेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर में, देन मैलिग्नेंट ट्यूमर में ये ज़्यादा रहता है।
फंक्शंस का बात करेंगे देन फंक्शंस इज लिटरली वेल मेंटेन इन द केस ऑफ बेनाइन ट्यूमर, बट इन द केस ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर इट इज नॉट वेल मेंटेन्ड। उसके बाद हमारा आता है कि मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस तो बेनाइन के ट्यूमर में होगा ही नहीं, लेकिन अगर हम मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में बात करेंगे देन इसमें डेफिनेटली होता है। प्रोग्नोसिस अगर हम देखेंगे देन लोकल कॉम्प्लिकेशंस रहता है बेनाइन ट्यूमर में, बट इन द केस ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर इसमें लाइक जो डेथ हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ शॉक या फिर मेटास्टैटिक कॉम्प्लिकेशंस के वजह से भी डेथ हो सकता है। सो उसके बाद आता है मेटास्टेसिस। सो मेटास्टेसिस का अगर टर्म भी हम देखेंगे वो बेसिकली दो टर्म से डेराइव हुआ है, एक हो गया हमारा मेटा और एक हो गया स्टैसिस। सो मेटा का मीनिंग होता है ट्रांसफॉर्मेशन और स्टैसिस का मतलब होता है कि रेसिडेंस। सो बेसिकली इसका मीनिंग ये होता है कि जो ओरिजिनल जहाँ पे नियोप्लाज्म का ग्रोथ होता है वो अगर उस एरिया से जाके दूसरे एरिया को जाके पहुंच रहा है, दूसरे कोई ऑर्गन को जाके पहुंच रहा है, देन दैट इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। सो अगर हम रूट्स ऑफ मेटास्टेसिस के बारे में बात करेंगे देन इसमें हमारा 3 रूट्स रहता है। एक हो गया लिम्फेटिक स्प्रेड के थ्रू होता है, एक हो गया हमारा हेमाटोजिनस स्प्रेड और एक हो गया हमारा थ्रू बॉडी कैविटीज। सो बेसिकली लिम्फेटिक स्प्रेड के अगर हम बात करेंगे देन इसमें हमारा बेसिकली जो कार्सिनोमास होता है इसके थ्रू हमारा बेसिकली स्प्रेड होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द लिम्फेटिक फॉर्मेशन एंड लिम्फेटिक एम्बोलाई। अगर हम हेमाटोजिनस का बात करेंगे देन हेमाटोजिनस में सार्कोमास बेसिकली पास कर सकता है या फिर उसके थ्रू ट्रैवल कर सकता है। बट अगर हम कुछ कार्सिनोमास इन द केस ऑफ लॉन्ग्स हो गया या फिर ओवरी हो गया, प्रोस्टेट हो गया, ब्रेस्ट हो गया, देन ये सब भी हमारा हेमाटोजिनस स्प्रेड के थ्रू होता है। और बॉडी कैविटीज का अगर बात करेंगे देन ट्रांसइलोमिक स्प्रेड हो गया या फिर हमारा स्प्रेड अलोंग द एपिथेलियम लाइनिंग हो गया या फिर इम्प्लांटेशन के केस में भी ये होता है।